अब सवाल यह है कि जिन सड़कों का निर्माण 1962 के बाद हो जाना चाहिए था, उनका निर्माण अब जाकर पूरा क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह भी आपको आज समझ लेनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सड़क निर्माण के लिए पिछली सरकारों का नकारात्मक रवैया और हमारे देश की अफसरशाही। नवंबर 2011 की कांग्रेस सरकार में रक्षा मंत्री रहे A.K. एंटनी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में ये माना था कि चीन के साथ लगी सीमा पर सड़कों के निर्माण की रफ्तार धीमी है। ये हम बात आपको बता रहे हैं 2011 की। इस जवाब में उन्होंने कहा कि 73 सड़कों में से सिर्फ 15 सड़कें तैयार हुई हैं। यहां आप सोच लीजिए, 73 सड़कों में से सिर्फ 15 सड़कें ही तैयार हुई हैं। यह स्थिति है 2011 की। 39 सड़कें वर्ष 2013 तक तैयार कर ली जाएंगी और बाकी की 19 सड़कों का निर्माण 2016 तक पूरा होगा। ये बात खुद तत्कालीन रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में मानी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की पिछली सरकारें चीन के खतरे को लेकर कितनी गंभीर थीं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन सड़कों के निर्माण को मंजूरी 2005 में मिली थी और 2012 तक इनका निर्माण पूरा हो जाना चाहिए था। आप खुद सोचिए, सड़क कैसी भी हो, कहीं भी हो, कितने साल लग जाएंगे एक सड़क बनाने में। 2005 से आप सोचिए और कहां हम 2020 में आ गए। 2018 में CAG की रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि जिन 61 सड़कों का निर्माण 2012 तक ही हो जाना चाहिए था, 2016 तक भी उनमें से सिर्फ 12 सड़कों का ही निर्माण पूरा हुआ। CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इन 22 सड़कों पर करीब 4,536 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि पूरे प्रोजेक्ट की लागत ही 4,622 करोड़ रुपए थी। यानी बजट का 98% खर्च हो जाने के बाद भी आधी से कम सड़कें ही बन पाई थी। हैरानी की बात यह है कि पिछली सरकारें सड़क निर्माण में पीछे होने के साथ साथ चीन को खुश करने की भी तमाम कोशिशें करती थी। उदाहरण के लिए वर्ष 2013 में जब चीन के साथ विवाद हुआ तो चीन को शांत करने के लिए तब की सरकार ने, जो कि यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने सेना को लद्दाख में वो बंकर खाली करने का आदेश दे दिया जिस पर चीन को आपत्ति थी। कुछ वर्ष पहले तक भारत और चीन की सीमा के करीब के आसपास सड़कों के निर्माण की रफ्तार इतनी धीमी थी कि चीन को कभी खतरे का एहसास हुआ ही नहीं। इस धीमी रफ्तार की एक वजह यह भी थी कि सीमा पर किसी भी तरह की सड़क बनाने के लिए BRO को सरकार के अलग अलग मंत्रालयों से इजाजत लेनी पड़ती थी। इनमें सबसे ज्यादा बाधा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पैदा की जाती थी। 2004 से लेकर 2014 के बीच आधे समय पर्यावरण मंत्रालय जयराम रमेश और जयंती नटराजन जैसे नेताओं के पास था और आधे वक्त इस मंत्रालय की जिम्मेदारी खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास थी। यानी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए भी पर्यावरण मंत्रालय की इस अफसरशाही को दूर नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद जब मोदी सरकार आई तो वर्ष 2016 में नए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बयान दिया और कहा कि उनका मंत्रालय जो भी काम की मंजूरी देने में, जिस किसी काम की मंजूरी देने में 600 दिन का समय लगाता था, उसे घटाकर पहले 190 दिन किया जाएगा और फिर बाद में 100 दिन कर दिया जाएगा। हालांकि जंगलों को काटने के मामले में अब भी कई स्तरों पर इजाजत लेनी होती है, लेकिन धीरे धीरे इन बाधाओं को दूर किया जाने लगा और नतीजा ये हुआ कि भारत जल्द ही LAC पर सभी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य अब पूरा करने वाला है। चीन के साथ सीमा पर महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण में अब तक कांग्रेस की सरकारें नाकाम रहीं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ विचारधारा वाली सियासी सड़कों का निर्माण जोर शोर से किया। आपने दो देशों के बीच होने वाले समझौतों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उस वैचारिक समझौते के बारे में बताएंगे जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच हुआ। लेकिन उससे पहले उस राजनीति की बात कर लेते हैं जो संकट की इस घड़ी में भी देश को एकजुट नहीं होने दे रही। गलवान घाटी में हुए हिंसक टकराव पर आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा और वो ये कि जवानों को बिना हथियार के खतरे की ओर किसने भेजा, क्यों भेजा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यानी गलवान घाटी में हमारे जो जवान हैं वो बिना हथियारों के क्यों गए थे। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि जब देश मुश्किल वक्त से गुजरता है उस वक्त कांग्रेस राजनीति कर रही है, क्योंकि अगर चीन के साथ पुराने समझौतों की जानकारी होती तो राहुल गांधी जैसे नेता इस तरह की बातें ही नहीं करते। सच्चाई ये है, कांग्रेस या फिर उसके समर्थन से बनी सरकारों के समय ही चीन के साथ तरह तरह के समझौते हुए थे। इन समझौतों के मुताबिक LAC पर दोनों देशों के बीच किसी तरह के झगड़े में गोलीबारी नहीं की जाएगी, फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें वर्ष 1993 में चीन के साथ एक समझौता कांग्रेस की सरकार ने किया था।
तब देश की कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इसके बाद एक समझौता 1996 में हुआ जब प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा थे और देवेगौड़ा ने कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार बनाई थी। फिर 2005 में एक और समझौता हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इसके बाद 2013 में एक और समझौता हुआ, तब भी मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। इन सभी समझौतों में जो चीन के साथ हुए थे, बड़ी बातें ये थीं कि एलएसी पर किसी भी विवाद की स्थिति में शांति और बातचीत से मामला सुलझाया जाएगा। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और एक दूसरे को हमले की धमकी भी नहीं देंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा का सख्ती से पालन करेंगे और सैनिक किसी भी कीमत पर एलएसी पार नहीं करेंगे। अगर किसी देश के सैनिक एलएसी पार भी करते हैं तो दूसरे देश से संकेत मिलते ही वापस लौट जाएंगे। लेकिन इसमें भी खास तौर पर वर्ष 1996 और 2005 के समझौतों के मुताबिक ये नियम बनाए गए कि दोनों देशों के सैनिक एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे एलएसी के 2 किलोमीटर के रेंज में। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एलएसी के करीब पेट्रोलिंग के वक्त सैनिकों के पास हथियार नहीं होते। सैनिकों के पास हमेशा हथियार होते हैं, लेकिन समझौतों के तहत बने नियमों से वो बंधे हुए हैं जिनमें गोलाबारी करने से उन्हें रोका गया है। उनसे कहा गया है कि वो फायर आर्म्स का प्रयोग नहीं करेंगे। और इन्हीं समझौतों का जिक्र करके आज विदेश मंत्री एस जयशंकर को राहुल गांधी को जवाब देना पड़ा। अब आप सोचिए, जिन लोगों ने देश पर वर्षों तक, दशकों तक शासन किया है, उन्हें खुद ये नहीं पता कि उनकी अपनी सरकारों ने चीन के साथ क्या क्या समझौते कर रखे हैं। यहाँ एक और बड़ी बात है, और वो ये कि चीन के साथ इतना गंभीर तनाव होने और उकसाए जाने के बाद भी हमारे सैनिकों ने नियम नहीं तोड़े और अपना संयम बनाए रखा। ये बड़ी बात है। हमारे सैनिक अपनी जान दे गए, उन्होंने शहादत दे दी, लेकिन तब भी उन्होंने गोली नहीं चलाई। उन्होंने तब भी एलएसी के लिए तय किए गए नियमों का पालन किया जब उन पर चीन के सैनिकों ने आक्रमण किया था। कल्पना कीजिए, अगर कोई और होता तो वो इस तरह की स्थिति में शायद गोली चलाने में देर नहीं लगाता। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने भारत के साथ हर समझौते का एलएसी पर उल्लंघन किया है। लेकिन जैसे चीन ये सब समझौते भूल गया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी ये समझौते भूल गई और इन सवालों के साथ राजनीति पर उतर आई कि सैनिक हथियारों के बिना क्यों गए थे। असल में ये संकट के वक्त देश में भ्रम फैलाने की कोशिश है और इस प्रकार की राजनीति करके एक तरह से देश का मनोबल कमजोर करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी तो पहले से ही चीन के मामलों में खूब राजनीति करते रहे हैं। वो इस संवेदनशील मामले में भारत सरकार का मजाक उड़ाते रहे हैं। आपको याद होगा 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था, उस वक्त भी राहुल गांधी इसी तरह की राजनीति कर रहे थे। साथ ही साथ वो चीन के राजदूत से भी उस समय मिलने गए थे, उनके साथ डिनर कर रहे थे और इसमें राहुल गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा का परिवार भी मौजूद था। ये तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। और गांधी परिवार और कांग्रेस की चीन से नज़दीकियां छुपी नहीं है किसी से। वर्ष 2007 में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी 5 दिन के चीन दौरे पर गई थीं, जहां वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ से मिली भी थीं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। सोनिया गांधी के साथ इस दौरे में राहुल गांधी के साथ गांधी परिवार के कुछ करीबी नेता और तत्कालीन यूपीए सरकार के कुछ मंत्री भी गए थे। उसी जमाने की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अगले साल यानी 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन के पहले दौरे पर गए। अब आप सोचिए कि किसी पार्टी का अध्यक्ष चीन का दौरा पहले करता था और प्रधानमंत्री का दौरा बाद में हो रहा था। पहले सोनिया गांधी गईं और मनमोहन सिंह बाद में गए। 2008 में भी सोनिया गांधी अपने पूरे परिवार को लेकर बीजिंग गई थी, क्योंकि उन्हें ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के समारोह में शामिल होने का न्योता मिला था। सूत्रों के मुताबिक तब कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दोनों पार्टियां अहम मुद्दों पर एक दूसरे से चर्चा करेंगी। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, ये वो वक्त था जब चीन अमेरिका के साथ भारत की सिविल न्यूक्लियर डील का विरोध कर रहा था और भारत की वामपंथी पार्टियों के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। जाहिर तौर पर ये दौरे चीन के तुष्टीकरण के लिए हो रहे थे, चीन को खुश करने के लिए हो रहे थे।